नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सासू माँ की कदर। आज तो तुम्हारे मुंह में भी कितनी लंबी जबान लग गई है, सबके सामने अपनी माँ को बोल रहा है। आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आखिर तुझे भी इसने सिखा ही दिया है। तू भी अब इसी के कहे अनुसार चलेगा। हाँ माँ, सिखा दिया है मुझे, अब बस भी करो माँ, बहुत हो गया है, अब मुझे और ज्यादा सहा नहीं जाता। आपने तो हद ही कर दी, इतनी बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मन की भी नहीं करता जितनी बेइज्जती अपनी बहू की करती हो। आखिर आप इसके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों करती हो? इसमें आखिर ऐसा क्या कर दिया है? आप इसके साथ दो शब्द प्यार के भी नहीं बोल सकती। हाँ बेटा, बोल ले जो तुझे बोलना है। आखिर तू तो अपनी पत्नी की भाषा ही बोलेगा। बड़े ही अच्छे से सिखा पढ़ा दिया है इसने तुझे। सुना ले मुझे जो सुनाना है। सुनीता जी के दो बेटे थे। उनके बड़े बेटे का नाम रवि था और छोटे बेटे का नाम रवीश। उनका बड़ा बेटा तो बहुत ही अच्छी नौकरी करता था, अपना परिवार अपने साथ लेकर हैदराबाद रहता था। लेकिन उनका छोटा बेटा घर पर ही रहता था। वह अपने छोटे से गांव में रहता था और अपने घर में ही रहकर अपनी खेती बाड़ी का काम देखता था। उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी, इसलिए अपने घर के काम धंधे को ही संभाल लिया था। सुनीता जी अपने छोटे बेटे के साथ ही रहती थी। उसके पिताजी भी खेती बाड़ी का ही काम संभालते थे, लेकिन एक अच्छे जमींदार थे। उनकी अच्छी खासी खेती बाड़ी थी, लेकिन अब किसी वजह से वह खेती बाड़ी को नहीं देख पाते थे। उनका छोटा बेटा ही मोहन जी की खेती को संभाल रहा था। वह अपने पिताजी से कभी भी पैसे नहीं मांगता था, अपना खर्च खुद ही चलाता था और मोहनलाल जी उसे पैसे देते भी नहीं थे। लेकिन वह जीभ के काफी चटोरे थे। खाने की उनकी रोज रोज नई नई फरमाइश होती थी। खाने में उन्हें रोज रोज पूरी पराठे चाहिए थे। रोज रोज मसालेदार सब्जियां खाना पसंद करते थे, जो कि उनकी छोटी बहू उन्हें बना कर देती थी। जो भी उनकी फरमाइश होती थी, उनकी छोटी बहू उसे पूरा करती थी। गुड्डी और रवीश दोनों ही अपनी माँ और पिताजी का खूब अच्छे से ध्यान रखते थे। इसके बावजूद भी सुनीता जी अपनी बहू से खुश नहीं थी। अपनी छोटी बहू के सामने अपनी बड़ी बहू की तारीफ करती रहती थी। जैसे आपने कहावत तो सुनी होगी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन जब वही ढोल कान में बजते हैं तो कान के पर्दे को भी फाड़ देते हैं। अपनी छोटी बहू की सुनीता कदर नहीं करती थी, बस उसे सुनाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता था। सुनीता जी की बड़ी बहू कभी कभार आती थी, लेकिन फिर भी उसी की तारीफ करती थी। और छोटी बहू अपने सास ससुर का खाने पीने से लेकर हर तरह से ख्याल रखती थी और उनका खूब मान सम्मान भी करती थी। लेकिन उनकी बड़ी बहू जब भी अपनी ससुराल आती थी, उसमें से आधे दिन तो अपने मायके में ही रहती थी। लेकिन फिर भी बड़ी बहू की ही चिंता सताती रहती थी। अगर सुनीता जी के कानों में यह खबर पड़ गई कि उनकी बड़ी बहू अंजलि बीमार हो गई है, तो वह फोन करके परेशान हो जाती थी और पूरे घर को सर पर उठा लेती थी। बार बार मोहनलाल जी को कहती थी, जरा फोन तो करना, पता नहीं बहू की तबीयत कैसी होगी, अकेली है बेचारी, वहाँ उसका हाथ बटाने वाला भी कोई नहीं है, घर का सारा काम अकेले ही करती है, जरा पूछो तो उन्हें किसी तरह की कोई ज़रूरत तो नहीं है, कहीं उन्हें पैसों की ज़रूरत तो नहीं है, अगर ज़रूरत हो तो भेज देना। अपने बड़े बेटे और बहू की इतनी फिक्र देखकर गुड्डी और रवीश भी हैरत में पड़ जाते थे। उनकी कुछ ज़्यादा ही फिक्र करती थी कि कैसे भैया और भाभी का कितना फिक्र करती है और वहाँ पर पैसे भेजने के लिए कितनी परेशान हो रही है, जबकि वह लोग तो पैसे मांग भी नहीं रहे हैं। लेकिन अगर कभी इमरजेंसी में हम पैसे मांग लेते हैं तो हमारे ऊपर तो ऐसे एहसान जताते हैं जैसे हमने पता नहीं क्या कह दिया हो, और 10 बातें अलग से सुनाई जाती हैं और कहती हैं कि रवि से बड़ा निकम्मा तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं, पता नहीं और क्या क्या बोलती हैं। गर्मियों की छुट्टियां आ गई थी और साथ ही साथ शुरू हो गई थी बड़ी भाभी और भैया की आने की तैयारियां भी। मेरी सासू माँ तो बड़े भैया और भाभी के आने की खबर सुन के खुशी से फूली नहीं समा रही थी।
हफ्ता 10 दिन बाद बड़ी भाभी और भैया आ गए। भाभी सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई। मेरी सासू माँ के लिए भी साड़ी लेकर आई, गुड्डी के लिए भी एक साड़ी लेकर आई, बच्चों के लिए भी कपड़े लत्ते लेकर आई। उनकी 2 नंद थी, उनके लिए भी कुछ ना कुछ उपहार लेकर आई। घर आने के बाद 2 दिन बाद ही नंद को भी फोन करके मिलने के लिए बुला लिया था। नंदे भी घर आ गई थी। अब तो गुड्डी का काम और भी ज्यादा बढ़ गया था। घर में इतने लोग इकट्ठे हो गए थे कि गुड्डी तो पूरा दिन घर के कामों में ही लगी रहती थी। वह अकेली ही सबके लिए खाना बनाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो घर में ऐसे आती थी जैसे वह अपने ससुराल में मेहमान हो, कुछ भी काम नहीं करती थी। सुनीता जी भी अंजलि को कोई काम नहीं करने देती थी। अंजलि खुद तो छुट्टियों में आती थी और साथ ही साथ नंदों को भी बुला लेती थी। नंदों के बच्चे भी थे। घर में एक अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती थी, लेकिन खाने में हाथ कोई नहीं बटाता था। बेचारी गुड्डी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। उसे अपने लिए फुर्सत ही नहीं मिलती थी। उसका पूरा दिन किचन में ही निकल जाता था, क्योंकि खाने वाले तो बहुत ज्यादा थे और करने वाली केवल एक इंसान। सुनीता जी गुड्डी को कहने लगी, गुड्डी जरा एक काम करना, एक बोरी चावल और कुछ दाल को साफ कर देना अंजलि को ले जाने के लिए। उन्हें अंजलि लेकर जाएगी और उनकी बोरी को बांध देना। लेकिन माँ जी, मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है कि मैं दाल चावल साफ करने के लिए बैठ जाऊं। पूरा दिन तो खाना बनाने में ही गुजर जाता है और खाना बनाते बनाते कब अगले समय का खाना बनाने का समय हो जाता है, पता ही नहीं चलता। इस बीच में दाल चावल कैसे साफ करूंगी? आप एक काम क्यों नहीं करती, बाहर से किसी को इस काम के लिए लगा दीजिए। थोड़े बहुत पैसे लेकर दाल चावल साफ कर देंगे और हमारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं तुम्हें एक काम बोल दिया तो अब तुम्हें नौकर चाहिए तुम्हारी मदद के लिए। इतना कौन सा पूरा दिन लगी रहती हो जो तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता है। और इतनी भी कौन सी भीड़ मेरे घर में जमा हो गई है। एक मेरी बहू आई हुई है और बस मेरी 2 बेटी हैं और उनके 4 बच्चे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने से लोगों का खाना तो कोई भी बना सकता है, तो फिर पूरा दिन तुम कौन से काम में लगी रहती हो? तुमने तो हद ही कर दी। हम तो अपने समय में 30-30 लोगों का खाना एक समय में बना देते थे। फिर मजाल की सास नंद कुछ कह सकें, उनके कहने से पहले ही हम खाने को तैयार कर देते थे। अगर कोई मेहमान तुम्हारे घर आ जाए तो क्या तुम मुझे खाना बनवाओगी? क्या उसे खाना भी बनाकर नहीं खिलाओगी? खाना बनाने के बाद वैसे भी तुम्हारा भी तो तुम आराम ही तो करती हो। अगर तुमने एक दिन आराम नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। सुनीता जी चिल्लाती हुई गुड्डी को सुना रही थी। उनकी आवाज को सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया था। वैसे तो गुड्डी को अपनी सास के मुंह लगने से अच्छा काम को कर लेना ही था, इसलिए गुड्डी ने सोचा कि बहस करने से अच्छा है कि वह चावल और दाल ही साफ कर देती हूँ। बेचारी गुड्डी चावल और दाल साफ करने बैठ गई। काम करते करते सारी दोपहर गुड्डी के सर के ऊपर से गुजर रही थी। ऊपर से गर्मी भी थी, कुछ ज़्यादा ही पड़ रही थी। काम करते करते लगभग 4 बज चुके थे। अब तो सभी को चाय की तलब भी लग गई थी, लेकिन चाय बनाता कौन, क्योंकि गुड्डी तो दाल चावल साफ करने में लगी हुई थी। सुनीता जी की आवाज़ सुनकर जल्दी जल्दी से हाथ पैर धोकर तुरंत किचन में भाग दौड़कर सभी के लिए चाय बनाने चली गई। पूरा दिन काम करती करती बेचारी का शरीर भी थक चुका था। सभी को चाय बनाकर दी, लगे हाथ ही शाम के खाने की तैयारी में भी लग गई। रात का खाना निपटाते निपटाते गुड्डी को लगभग 12 बज चुके थे। थकान से पूरी तरह से उसका शरीर टूट रहा था। अगले दिन जब गुड्डी की नींद खुली तो सुनीता जी जोर जोर से आवाज़ लगा रही थी, 6 बज चुके हैं, अभी तक घर में कोई उठा नहीं क्या? क्योंकि सुनीता जी को चाय की लत लगी हुई थी। 6:45 बजे ही उसे चाय चाहिए थी, लेकिन गुड्डी तो थकान के कारण जल्दी उठ नहीं पाई थी, इसलिए आज सुनीता जी को सुबह की चाय भी नहीं मिली थी। जब उन्होंने किचन में अंदर जाकर देखा तो किचन का दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा बंद देखकर वह गुड्डी को आवाज़ लगा रही थी। सुनीता जी की आवाज़ सुनकर घर के बाकी लोग भी जाग गए थे।
जब सुनीता नहीं आई तो उनकी बड़ी बहू अंजलि रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। अंजलि को चाय बनाते देखकर तुरंत ही गुड्डी के कमरे में गई। उसे लेटा हुआ देखकर चिल्लाने लगी, क्यों महारानी, आज ऐसी क्या बात हो गई जो तुम अभी तक सो रही हो? कुछ ज्यादा ही आराम कर लिया है? सारी रात कहाँ गई थी? सारी रात सोने के बाद क्या अभी तक भी नींद पूरी नहीं हुई है? समय का तो थोड़ा ख्याल किया करो। माँ जी, मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से बुखार से तप रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं है। तो क्या सोने से ठीक हो जाएगा? क्या तुम्हें पता है इस घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम्हें अभी बीमार पड़ना था? अगर तुम्हें बुखार लग रहा था तो दवाई ले ली होती। अब तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो जो यह भी बताना पड़ेगा कि अगर तबीयत खराब हो तो दवाई भी लेनी चाहिए। अब तुम ही बताओ, घर का काम कैसे होगा? 4 लोगों को देख लिया तो बीमार होकर पड़ गई और तुम्हारा कल्याण हो गया। और तुम तो वैसे भी चाहती ही थी कि कुछ करना ही ना पड़े। अगर घर में नौकर लगाना चाहती थी, अगर नौकर नहीं लगाया तो बीमार ही पड़ गई। इतना भी क्या नाजुक शरीर है तुम्हारा? थोड़े से चावल क्या साफ कर लिए कि तुम तो बीमार ही हो गई हो। सब नाटक है तुम्हारा, मैं सब समझती हूँ। तुमने जानबूझकर दवाई नहीं खाई कि कम से कम आराम तो मिल जाएगा। काम चोर हो गई हो बिल्कुल, काम करने के बहाने ढूंढती रहती हो। अब बस भी करो माँ, और कितना सुनाओगी? सुनीता जी के पीछे मुड़कर देखा तो उनका बेटा रवीश खड़ा हुआ था, हाथों में दवाई लिए कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो माँ? क्या तुमने एक बार भी गुड्डी को छूकर देखा कि उसे कितना तेज बुखार है? वह पूरी रात बुखार से तड़प रही थी। उसके सुबह होते ही आपके मुंह से 2 प्यार के शब्द सुनने की बजाय उल्टा सीधा सुनाने को मिल रहा है। माँ, आपने तो बिल्कुल ही हद कर दी। कितना बर्दाश्त करेगी यह? अगर यह ठीक होती तो सुन लेती, लेकिन कम से कम किसी की दुख दर्द में तो इतना मत बोला करो। अब तुम भी बोलो, तुम्हारी भी बड़ी जबान खुल गई है। हाँ हाँ बोलो जो बोलना है। क्यों माँ, मैंने कौन सा गलत बोल दिया है? आप ही तो बोल रही हो कि 4 लोगों को देखते ही बीमार पड़ गई है, और अगर इतनी भी थकान हो गई थी तो दवाई क्यों नहीं खाई? और तुम्हें तो सिर्फ काम से मतलब है, उसके दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। वह जिए या मरे, अगर काम करती रहे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, एक बात तो बताओ, तुम हमारे साथ सौतेले जैसा व्यवहार क्यों करती हो? वहीं अगर बड़ी भाभी बीमार पड़ जाए तो तुम तो कितना परेशान हो जाती हो, और अगर गुड्डी बीमार पड़ गई तो तुम्हें उसका नाटक दिखाई दे रहा है। उसके लिए चिंता करना तो बहुत दूर की बात है, उसकी बीमारी भी बहाना नजर आ रही है। अच्छा, तो सारी बात यह है। अब मुझे साफ साफ समझ आ रहा है कि आखिर बात क्या है। तुम्हें जलन हो रही है कि मैं मेरी बड़ी बहू से? अंजलि ने कहा। माँ जी छोड़िए सब बातें, उसकी तबीयत खराब है, कैसे उठेगी बेचारी। अरे अंजलि, तुमने सुना नहीं है? ये तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और क्या क्या सुना रहे हैं। अंजलि ने भी सारा तमाशा अपनी आंखों से देख लिया था। वह चुपचाप खड़ी हुई है, तमाशा देख रही थी। अरे देख लो अंजलि बहू, सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख लो। एक तुम हो कि इनके साथ कितनी हमदर्दी करती हो, लेकिन इन्हें देखो, तुम्हारी थोड़ी भी फिक्र अगर मैं कर लूँ तो इन्हें कितनी जलन होने लगती है। तुम एक काम करो बहू, इस बार अपने साथ मेरा भी टिकट करवा लेना। मुझे थोड़े दिनों के लिए इन दोनों से दूर रहना है। मैं तो तंग आ गई हूँ इन दोनों की रोज रोज की खिटखिट से, इसलिए अब मैं थोड़े दिन के लिए तुम्हारे पास जाना चाहती हूँ। इनको भी शांति मिल जाएगी। वैसे भी इन दोनों को मुझसे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होने लगी है। अंजलि ने कहा, ठीक है माँ जी। अंजलि सुनीता जी को अपने साथ तो ले जाना ही नहीं चाहती थी, तो उसने सुनीता जी के बार बार कहने पर बहाना बना दिया। माँ जी, टिकट तो हो ही नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से बस 2 ही टिकट हो पाए हैं, मेरा और बच्चों का। आपका टिकट नहीं हो पाया है। बहू, तो क्या बात हो गई है? मैं तो बच्चों की सीट पर ही बैठ जाऊंगी, बच्चों को अपनी गोद में बिठा लूंगी। सुनीता जी जबरदस्ती अंजलि के साथ जाने के लिए तैयार हो गई और बड़बड़ाने लगी कि मुझे इन दोनों को सबक तो सिखाना ही है। अब बेचारी अंजलि को मना करने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था, वह क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुनीता जी जबरदस्ती अंजलि के साथ जाने को तैयार हो गई और अंजलि अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दी।
अंजलि और उसकी सासू माँ बच्चों के साथ हैदराबाद के लिए निकल गई। अंजलि तो सुनीता जी को ले जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे तैसे सुनीता जी अंजलि के साथ हैदराबाद पहुंच गई। काम चलते हुए रात को सभी लोग लेट सोते थे और लेट उठते थे, लेकिन सुनीता जी को तो 6 बजे की चाय की लत लगी हुई थी। और वैसे भी कहते हैं नई जगह जाकर नींद अच्छी से नहीं आती है। सुनीता जी 5 बजे उठ गई थी, लेकिन उठकर चुपचाप अपने बेड पर ही पड़ी रही, क्योंकि जाए भी तो कहाँ जाए। छोटा सा तो घर था उनका, 2 कमरों का फ्लैट था, इसलिए बेचारी घूमकर अपने कमरे में ही पड़ गई। एक कमरे में उनका बेटा और बहू सोए हुए थे, दूसरे कमरे में सुनीता जी अपने पोता पोती के साथ सोई थी। जैसे तैसे 7 बज गए। सुनीता जी की चाय की लत तो बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उनकी बहू अंजलि तो अभी तक सोकर ही नहीं उठी थी। जब सुनीता जी अंजलि को उठाने के लिए उसके कमरे में गई तो बहू को कहने लगी, अरे बहू, 1 कप चाय बना दो, कितनी देर से चाय पीने का मन कर रहा है। अंजलि तो चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, यह कौन सा तरीका है सुबह सुबह उठाने का। सबका अपना अपना टाइम होता है उठने का। अगर आपको चाय की लत लगी हुई है तो आप रसोई में जाकर बना लीजिए। आपको पता है हम रात को कितना लेट तक सोते हैं। यह आपका गांव नहीं है, यह शहर है, यहाँ सबका अपना अपना हिसाब होता है। अंजलि के 2 टूक बातें सुनकर सुनीता जी हैरान हो गई थी। वे अंजलि को ऐसे देख रही थी जैसे बिल्कुल ही उसे पहचान ही नहीं रही थी। उसे अंजलि से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सुनीता जी की आंखों में आंसू आ गए थे। अंजलि का ऐसा व्यवहार उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस समय उनकी आंखों के सामने गुड्डी का चेहरा नजर आने लगा, क्योंकि गुड्डी तो उन्हें कभी जवाब ही नहीं देती थी। गुड्डी को कितना कुछ मैं सुना देती थी, लेकिन फिर भी 6 बजे वह मुझे चाय जरूर देती थी। अपनी चाय की लत के कारण सुनीता जी अपने आप रसोई में चाय बनाने के लिए आ गई, लेकिन सुनीता जी का आज चाय पीने का कुछ मन ही नहीं कर रहा था। सुनीता जी का सारा मूड खराब हो गया था। पहले ही दिन उनका अपनी बहू से मन उचट गया था। वह अपना चाय का कप लेकर घर की बालकनी में जाकर बैठ गई। पहले ही दिन सुनीता जी को अपने घर की याद आने लगी थी। अंजलि उठकर थोड़ी देर के बाद रसोई में चली गई और नाश्ते की तैयारी करने लगी। उनका बेटा रवि भी अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। बच्चे अपने अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अंजलि सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अंजलि सभी का टिफिन तैयार करने में व्यस्त थी। सुनीता जी सबको बैठे बैठे बालकनी से ही देख रही थी। किसी के भी पास सुनीता जी के लिए वक्त ही नहीं था। सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। सुनीता जी के लिए किसी के पास थोड़ा भी समय नहीं था। थोड़ी देर के बाद सभी घर से निकल गए। अब घर में अकेली अंजलि और सुनीता जी रह गई थी। काम करते करते लगभग अंजलि को 10 बज गए थे। सुनीता जी अब तक तो नाश्ता भी कर चुकी होती थी, लेकिन आज तो चाय पीकर बैठी हुई थी और बालकनी में अजनबी की तरह बैठी हुई थी और सब अपने अपने कामों में लगे पड़े थे। बच्चे और रवि अपने काम से चले गए और अंजलि घर के काम साफ सफाई में लग गई थी। पूरा काम करने के बाद अंजलि ने सुनीता जी को चाय नाश्ते के लिए पूछा और अपनी और सुनीता जी की प्लेट लगाकर नाश्ता करने के लिए बैठ गई। अपनी बहू से बातें करते करते सुनीता जी ने नाश्ता तो कर लिया। अंजलि घर का बाकी काम करने के बाद सुनीता जी को बोली, माँ जी, अब मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। अगर आपको कोई काम है तो बता दीजिए। नहीं, कोई काम नहीं है, तुम आराम कर लो। अंजलि अपने कमरे में चली गई और एक बार फिर से सुनीता जी अकेली बैठी रही। उनके घर में पूरी तरह सन्नाटा फैला था, जैसे उन्होंने पूरी रात गुजारी थी और ऐसे ही अकेले बैठे बैठे उनका पूरा दिन भी गुजर रहा था। पल भर के लिए उनका परिवार उठा, घर में चहल पहल हुई और फिर से वही सन्नाटा हो गया। सुनीता जी तो हर समय चहल पहल में रहती थी। उन्हें तो थोड़ी सी शांति भी पसंद नहीं थी। ऐसा सन्नाटा उन्हें अंदर ही अंदर काट रहा था। अब तो उनका हैदराबाद में मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि जो बहू गांव में अपनी सासू माँ से चिपकी रहती थी और मीठी मीठी बातें किया करती थी, वह यहाँ पर आने के बाद अपने आप में ही रहती है, अपने ही कामों में व्यस्त रहती है। सुनीता जी से बात करने का उसके पास तो समय ही नहीं होता है। कुछ पूछने पर बस जवाब देती है।
सुनीता जी से बात करने का उसके पास टाइम नहीं था, तो वह अपनी सासू माँ की पसंद का खाना कैसे बनाती और सुनीता जी का ख्याल कहाँ से रख पाती। अभी तक तो सुनीता जी अपनी बड़ी बहू की असलियत से दूर ही थी। वह अपनी बहू को हीरा समझती थी, लेकिन वह तो कुछ और ही निकली। सुनीता जी यह सोचकर हैदराबाद आई थी कि बड़ी बहू के साथ आराम से रहूंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। बड़ी बहू के पास तो बात करने तक की फुर्सत नहीं थी। कहाँ गए अपनी छोटी बहू और बेटे को सबक सिखाना चाहती थी। सुनीता जी का मन पूरी तरह टूट चुका था। जैसे तैसे सुनीता जी ने 4 दिन गुजार लिए। चौथे दिन उनकी छोटी बहू का फोन आया और कहने लगी, माँ जी, आपके बिना मेरा तो बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो आप मुझे वहाँ जाकर भूल ही गई हैं? मेरा तो आपके बिना मन ही नहीं लग रहा है। माँ जी, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? ऐसी भी मुझसे क्या गलती हो गई है जो आप मुझसे फ़ोन पर बात भी नहीं करती हैं? अपनी छोटी बहू की बातें सुनकर सुनीता जी की आंखों में आंसू आ गए और वह तड़प कर बोली, ऐसी बात नहीं है बहू, मुझे तेरी बहुत याद आती है। एक काम करना, रवीश को बोल दे मेरा यहाँ से आने का टिकट करवा दे। मैं वापस आना चाहती हूँ। मेरा भी तुम लोगों के बिना यहाँ मन नहीं लग रहा है। मुझे भी अपने गांव वापस आना है। मुझे तो यह शहर काटने को दौड़ता है। मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अपनी छोटी बहू के साथ बातें करके सुनीता जी को काफ़ी अच्छा लग रहा था। अपनी बहू गुड्डी को बोलकर सुनीता जी ने अपनी वापस जाने की टिकट भी करवा ली थी, क्योंकि गांव में ही उनका राज चलता था। शहर में तो मुश्किल से वह अच्छे से 6 दिन भी नहीं गुजार पाई थी। उसके बाद अपने गांव के लिए निकल पड़ी। जैसे ही अपने गांव पहुंची तो और अपने घर पहुंचकर गुड्डी को देखा तो सुनीता जी की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी कि सच कहते हैं लोग, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन जब वह कानों में बजते हैं तो कानों के पर्दे भी फाड़ देते हैं। यह कहावत जो मैंने आज तक सिर्फ सुनी थी, लेकिन आज तो मैंने देख भी ली है। अपनी सासू माँ को देखकर गुड्डी सब कुछ समझ गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी सासू माँ को कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि वह उनसे पूछकर सुनीता जी का दुख नहीं बढ़ाना चाहती थी। गुड्डी को खुशी तो बस इस बात की थी कि कम से कम उनकी सासू माँ ने उनकी कदर तो की है। आज वह गुड्डी को कुछ अलग ही अंदाज से बुला रही थी और बहुत लाड़ प्यार कर रही थी। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जहाँ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार और अपनापन भी कुछ होता है। जहाँ प्यार और अपनापन मिलता है वहाँ पैसे की वैल्यू नहीं देखी जाती। ज़िंदगी में ऐसे जाने कितने मोड़ आते हैं जहाँ हमें किसी अपने के प्यार की ज़रूरत होती है। सुनीता जी को अपनी छोटी बहू गुड्डी से जो प्यार मिला वह उनके लिए कुछ अलग ही था। उस प्यार में थोड़ी सी तकरार, लेकिन मान सम्मान और अपनापन कुछ ज़्यादा ही था। दोनों सास बहू एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश हुई थी। दोनों ही एक दूसरे की वैल्यू को समझती थी, लेकिन सुनीता जी को यह बात बाद में समझ आई थी। अब दोनों सास बहू एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहती हैं और अब सुनीता जी अंजलि को कोई खास वैल्यू नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि बड़ी बहू और छोटी बहू में क्या फ़र्क है। छोटी बहू उनके पूरे दिल से मान सम्मान करती थी, लेकिन बड़ी बहू तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाती थी। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।